हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 8 नेशनल अवेकिंग एंड नेशनल अवेकिंग पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग को हम प्रीवियस में रीजंस बता चुके थे नेशनल अवेकिंग के। अब हम यहाँ पे इल्बर्ट बिल पढ़ेंगे। इल्बर्ट बिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है इल्बर्ट बिल क्या है। तो इल्बर्ट बिल क्या है ये आप लोग को बहुत अच्छे से सुनना है। लिखा है यहाँ पे, द वाइसराय लॉर्ड रिपन अटेम्प्ट टू मेक अ बिल। किसने बनाया था? जो वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, उनने एक बिल बनाया था। ठीक है, एक बिल बनाया। अबॉलिश द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसके अगेंस्ट, मतलब कौन सी उसमें पॉलिसी थी? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी के लिए उन्होंने क्या किया? एक बिल बनाया। दिस वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ लॉ मेंबर इल्बर्ट। ये कानून, जो बिल था, वो किसके द्वारा तैयार किया गया? इल्बर्ट के द्वारा। ठीक है, ये जो कानून था ये किसके द्वारा बनाया गया, तैयार किया गया? इल्बर्ट के द्वारा। तो बनाया किसने था? वाइसराय लॉर्ड रिपन, है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी के लिए था। और प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया? लॉ मेंबर इल्बर्ट। इसमें लिखा था दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड इल्बर्ट बिल, क्योंकि ये बिल प्रिपेयर किया गया था इल्बर्ट के द्वारा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? इल्बर्ट बिल। ठीक है, फिर से हम यही लाइन पढ़ेंगे। द वाइसरॉय लॉर्ड रिपन अटेम्प्ट टू मेक अ बिल टू अबॉलिश द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वाइसराय लॉर्ड रिपन ने क्या किया? एक बिल बनाया जो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी के लिए था, लेकिन ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया था? इल्बर्ट। तो इसलिए इसे क्या बुलाया जाता है? इल्बर्ट बिल। अब इस बिल में था क्या? तो लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस बिल Indian magistrate and session judge were given entitlement to hear criminal cases against Europeans। इस बिल में लिखा था कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट हैं और सेशन जज हैं, वो यूरोपियंस के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करेंगे, है ना, यूरोपियंस के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करेंगे। लेकिन जो प्रेरियर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इल्बर्ट लेकिन जो इंडियन मजिस्ट्रेट थे वो ये इसकी ऑथराइज नहीं देना चाहते थे। वो किसके लिए? यूरोपियंस के अगेंस्ट जो है उसकी हियरिंग नहीं करना चाहते थे। जितने भी क्रिमिनल केसेस थे उनकी हियरिंग नहीं करना चाहते थे। लिखा है, इल्बर्ट बिल वॉज ए स्टेप टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन। क्योंकि जो इल्बर्ट बिल था, ये बिल था, ये किसके अगेंस्ट था? इंडियंस के अगेंस्ट था, है ना, इंडियंस की डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के अगेंस्ट था, इसलिए सब लोग इसे हटाने का सोच रहे थे। यूरोपियंस स्टेइंग इन इंडियन कलेक्टिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिल एंड कॉल्ड अ ब्लैक रोलिंग। और यूरोपियंस के इस बिल को इंडियंस ने क्या नाम दिया? ब्लैक रोलिंग नाम दिया। एट लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ विदड्रॉ अ इल्बर्ट बिल, दिस अफेक्टेड इंडियंस एडवर्सली। और जो लास्ट में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इल्बर्ट बिल को विदड्रॉ कर लिया और ये इसका किस पर? इंडियंस पर अफेक्ट पड़ा। ठीक है, लिखा है, द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन वॉज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन नेचर। जो ये लॉर्ड लिटन की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी, ये किस पर बेस्ड थी? नेचर पर बेस्ड थी। लॉर्ड लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसी कंटिन्यू फॉर 4 years। ये जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी ये कब तक चली? 4 years, मतलब 1876 से 1880 तक चली। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही एग्जाम्ड ब्रिटिश क्लॉथ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्सेस इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द ड्राफ्ट विक्टिम। मतलब जो ब्रिटिश कपड़े खरीदेगा उस पर कई सारे टैक्सेस लगे होंगे और कई सारी चीज़ों का विक्टिम यहाँ पे दिया है। ही ऑर्गेनाइज्ड दरबार इन ऑनर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ही रिवीड लाइसेंस फीस फॉर इंडियन की weapons, introduced vernacular press act of suppression of newspaper in local language। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी उनने इसका सपोर्ट करते हुए क्या किया? जितनी भी लाइसेंस फीस थी, मतलब जितने भी वीपन्स थे, जितने इंडियंस यदि हथियार खरीदेंगे, इंडियन जितने भी हथियार खरीदेंगे ब्रिटिश से या कहीं से भी हथियार खरीदेंगे, तो उस पर क्या होगा? उन्हें लाइसेंस फीस नहीं लगेगी, है ना, उसे फ्री कर दिया जाएगा। और उन्हें एक एक्ट
पास किया जिसमें जितने भी न्यूज़पेपर आएंगे वो अलग अलग लैंग्वेज में रहेंगे, मतलब इंडियंस के लिए हिंदी में रहेंगे और यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है तो उसकी लैंग्वेज अलग रहेगी, तो लोकल लैंग्वेज में, है ना, मतलब लोकल एरिया का उसी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर प्रिंट होगा। This way, initially the reawakening in India took place through social and religious reform movement. This movement were instrumental in sowing seeds for self-respect and patriotism. जो न्यूज़पेपर थे इनमें किससे रिलेटेड लिखा था, रिलीजियस भी लिखा होता था, सोशल भी, और जितने मूवमेंट्स जो थे उनके प्रति भी लिखा होता था, सेल्फ रिस्पेक्ट पैट्रियोटिज्म को जो करेज करते थे, है ना, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजंस वगैरह सब कुछ इसमें दिए होते थे, है ना, इसमें। अब हम यहाँ पे फिर से देखेंगे जो वायसराय लॉर्ड रिपन है उनने एक बिल बनाया, लेकिन जो लॉ था ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, एल्बर्ट, इसलिए इस बिल को नाम एल्बर्ट बिल दिया गया। इसमें किसके अगेंस्ट, जो इंडियन मजिस्ट्रेट और सेशन जज ने ये बोला, इस बिल में बोला गया था कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट हैं और सेशन जज हैं, मतलब जो इंडिया के मजिस्ट्रेट और जज रहेंगे वो यूरोपियन की क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करेंगे, लेकिन जो इंडियन मजिस्ट्रेट और वो थे सेशन जज थे उनने इनकी केसेस की सुनवाई करने का मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो बिल था वो किसके अगेंस्ट जा रहा था, इंडियंस के, है ना, मतलब यदि इंडिया जो किसी इंडियन ने क्या किया है, कोई क्राइम कर दिया है और उसमें किसके अगेंस्ट किया है, जैसे किसी इंडियन ने एक यूरोपियन को मार दिया, ठीक है, यूरोपियन को मार डाला, तो उसमें सुनवाई किसकी होगी, यूरोपियंस की होगी। इस बिल के अकॉर्डिंग था कि उसमें सुनवाई किसकी होगी, यूरोपियन की होगी, इंडियन की कोई सुनवाई नहीं होगी। तो उसमें तो वो इंडियन बेचारा क्या होगा, उसको तो बगैर उसकी सज़ा मिल जाएगी। यदि कोई यूरोपियन झूठ में भी फंसा देता है ना, तो किसकी सुनवाई होगी, यूरोपियन की सुनवाई होगी, इंडियन की सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया था, ब्लैक रोलिंग, इस बिल को ब्लैक रोलिंग नाम दिया गया था, है ना। फिर जो लॉर्ड रिटन थे, लॉर्ड रिटन ने डिस्क्रिमिनेशन की एक पॉलिसी निकाली जो 4 साल तक चली। इसमें कई सारे टैक्सेस लगाए गए थे हर चीज़ पर, लेकिन जो क्वीन विक्टोरिया थी उनने क्या दिया, इंडियंस को एक प्रेस एक्ट जो था, वर्नुकुलर प्रेस एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग कई सारे अधिकार दिए कि वीपन्स पर कोई भी लाइसेंस जब्त नहीं होगा और कोई भी फीस नहीं लगेगी, और जो न्यूज़पेपर थे वो लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होंगे, है ना, तो इस टाइप का उन्हें अधिकार दिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेबलाइजमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्टेबलाइजमेंट पढ़ेंगे, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो एक इंडियन की ऑर्गेनाइजेशन था, उस जो कांग्रेस आप लोग देखते हो, बीजेपी कांग्रेस जो पार्टियां हैं, तो उसमें कांग्रेस बहुत टाइम से चली आ रही है। तो जो कांग्रेस पार्टी थी वही नेशनल जो हमारी थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रही थी, तो उसी टाइम ये इसका स्थापना हुई, है ना, ये बनाई गई। तो स्टेबलाइजमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तभी बनाई गई थी। तो ये कब बनाई गई, क्या हुआ, इसका स्टेबलाइजमेंट हम पढ़ेंगे। Between the years 1870 and 1880, Indian people had become political conscious. By the year 1885, there was a platform ready for establishment of पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन नेशनल बेसिस। मतलब जो स्टेबलाइजमेंट था वो कब हुआ था, इसका 1870 to 1880 तक हुआ था, जिसमें यदि हम नॉर्मल जो रियल ईयर लेते हैं वो था 1885। इसमें क्या हुआ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था उसका प्लेटफॉर्म डिसाइड किया गया। The credit for giving a definite structure of all Indian organization goes to रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स A.O. ह्यूम। जो था ये जो इंडियन स्ट्रक्चर बन रहा था, इंडियंस में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बन रहा था, वो किसके रिटायरमेंट के बाद बनाएगा, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे A.O. ह्यूम थे, उनको रिटायर करके ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ही वॉज अ लिबरल माइंडेड पर्सन, वो बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे। ह्यूम हैड अ फीलिंग अ नीड ऑफ फॉर अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी,
political organization which would bridge the gap between rulers and the people being ruled. मतलब वो किसके लिए क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे जो किस पॉलिटिक्स पे बेस हो, इंडियन रूलर्स और पीपल के जितने भी अधिकार हो उनके बीच हो. Hume wanted the people adopt the path of relative politics instead of violence and aggression. वो क्या चाहते थे कि जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स करें किसके, वायलेंस एंड एग्रेशन के लिए. विद द एफर्ट्स मिस्टर ह्यूम इंडियन नेशनल यूनियन वाज फॉर्म्ड. और उनने जो A.O. ह्यूम थे उनने इसी को सोचते हुए किसकी स्थापना की, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की. एक जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, इसको मिस्टर ह्यूम ने फॉर्म किया. Hume obtained the permission from Lord Dufferin to convene a meeting of Indian National Union. Hume क्या चाहते थे, परमिशन ले रहे थे किससे, लॉर्ड डफरिन से. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन से परमिशन ली क्या करने की, एक मीटिंग रखनी थी, है ना, कि यदि जो इंडियन नेशनल यूनियन है इसको बना दिया जाए, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, इसे स्थापित कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक मीटिंग लेनी पड़ेगी. उसमें क्या क्या होगा, कौन कौन से प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या रखेंगे, तो वो हम उसमें क्या करेंगे, उसके लिए एक पहले मीटिंग करते हैं, उसी में सारे प्रोग्राम डिसाइडेड होते हैं. तो उनने ये क्या की, मीटिंग की. कब की, 25 दिसंबर एंड 31 दिसंबर. कहाँ पर, पुणे में. तो फिर से हम पढ़ेंगे. ह्यूम ऑब्टेन्ड अ परमिशन फ्रॉम लॉर्ड डफरिन. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन से परमिशन ली. कॉन्फ्रेंस a meeting of Indian National Union between 25 December and 31st December in Pune. The objective of the meeting was a acquaint in workforce with one another which was working for the national development, define a political agenda for the development. उनने सारे जो ऑब्जेक्टिव्स रखे वो किसके लिए रखे कि जितने भी नेशनल डेवलपमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से काम होंगे और पॉलिटिकल एजेंडा क्या रखा जाएगा किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए. मतलब सारा कुछ डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, सारा कुछ डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या वर्क किए जाएंगे वो इनने इस मीटिंग में रखे. Although the place of conference was decided to be Pune, पुणे में जो प्लेस डिसाइड हुआ उसका वेन्यू क्या था, चेंज हो गया था. द वेन्यू वॉज चेंज टू मुंबई इन लास्ट मिनट. और लास्ट मिनट में उनका जो वेन्यू था, मतलब जो पुणे में मीटिंग होनी थी वो लास्ट मिनट में चेंज होकर कहाँ हुई, मुंबई में हुई. द कन्वेंस वॉज हेल्ड एट मुंबई ऑन 28 दिसंबर. और उसके बाद ये मुंबई में कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को ये मुंबई में मीटिंग हुई इन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. और वहाँ पे भी मुंबई में कहाँ पर हुई, कॉलेज जिसका नाम गोकुलदास तेजपाल था, है ना. गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मुंबई में ये मीटिंग 20 दिसंबर 1885 को हुई. एट द सेशन ऑफ सर ह्यूम, मतलब इस सेशन के जो लीडर थे सर ह्यूम या फुल उनका नाम था A.O. ह्यूम, उन्होंने मीटिंग का नेम रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड दस इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बॉर्न. और उसी समय इसका जन्म भी कह लो या फिर स्थापना भी कह लो. मतलब उसका उद्घाटन नहीं कह सकते अभी अपन, उसका क्या कह सकते हैं कि सिर्फ इसका स्टार्टिंग हो गई थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टार्टिंग कब हो गई थी, जो मुंबई में मीटिंग हुई थी उस संस्कृत कॉलेज में, वहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो गई थी. देयर वेयर 72 रिप्रेजेंटेटिव. वहाँ पर कितने लोग आए थे, 72 रिप्रेजेंटेटिव आए थे जिनने कन्वेंशन दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें व्योमेश चंद्र बैनर्जी कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट रखे गए किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के. मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा था उसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, है ना. इसमें टोटल कितने रिप्रेजेंटेटिव आए थे, 72. ठीक है. यहाँ पर हम उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे. नेशनल इंडियन कांग्रेस जो थी उसको स्टेबलाइज करने के ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे. तो यहाँ लिखा है हिस्टोरियंस बिलीव दैट विद द डायरेक्शन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट ह्यूम एंड हिज कलीग हैड फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ प्रोटेक्टिव शीट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट. ह्यूम डिड नॉट वांट the people of India to adopt violent and aggressive measures to register their discontent and anger
अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और जो इंडियंस थे, ये जो ह्यूम थे, ह्यूम क्या चाहते थे कि इंडियन वायलेंट एंड अग्रेसिव मेजर के लिए क्या करें, लड़े, है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहते थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाना चाहते थे कि वो इंडियंस खुद ना लड़कर उनके मतलब हर चीज़ों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, वही उसका सपोर्ट करेगा, वही उसे क्या करेगा, लीड करेगा। तो ये जो ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये क्या बनाया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित किया गया। किसने किया, A.O. ह्यूम ने। ह्यूम वांटेड टू encourage people to take legitimate path to protest like appeals, memorandum, delegations to influence the British government in order to fulfill the demands। मतलब जो इंडियंस की जितनी भी डिमांड्स है वो कौन पूरा करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये कांग्रेस जो स्थापित की गई थी, जो स्टेबलाइज की गई थी, इसलिए स्टेबलाइज की गई थी कि इंडियंस की वहाँ पर क्या हो, सुनवाई हो, और वहाँ पर जितने भी लोगों की डिमांड्स हैं वो कौन पूरा करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। द लीडर ऑफ कांग्रेस एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ A.O. ह्यूम। जो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनने A.O. ह्यूम की इस लीडरशिप को स्वीकार किया, है ना, एक्सेप्ट किया। एंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज दे वेयर नॉट इन द पोजिशन ऑफ हैविंग एन ओपन कन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द एक्सिस्टिंग सर्कमस्टेंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस फाउंडेशन को, या जो इस लीडरशिप को, A.O. ह्यूम की इस लीडरशिप को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो एक्सेप्ट कर लिया, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि ये सारा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बने, क्योंकि वो क्या करना चाहती थी, वो इंडिया पर अपना कब्जा करना चाहती थी, है ना। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि इंडियन की हम यूनिटी माने, इंडियन की डिमांड्स माने, इंडियन की यूनिटी को तोड़ना चाहती थी, इंडियन के हर स्टेट पर कब्जा करना चाहती थी। लेकिन A.O. ह्यूम ने इंडियंस की प्रॉब्लम्स को देखा और समझकर ही उनने इस नेशनल कांग्रेस को स्थापित करने का सोचा, है ना। तो लिखा है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू हैव कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर दे कुड डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। उनने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस जो इन कंट्री में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको डिस्कस किया, है ना, ब्रिटिश लीडर से डिस्कस किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिस्कस किया और उसको स्थापित करने का बहुत ज़्यादा फोर्स किया। द नेशनल मूवमेंट ऑन दोज टाइम्स, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, रेस्टलेस among the classes of people of Indians from British Liberal Party, and the need felt by the different political organization to have a central politics forum where the main reason for establishment of Indian National Congress. There were some scholars have opinion that National Congress was the expression of national consciousness। लिखा है यहाँ पे, जितने भी मूवमेंट्स चल रहे थे उसमें जितनी भी नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी वो सारे उन सबको देखते हुए, है ना, जितने भी लोग थे नेशनल कांग्रेस पार्टी में, जितने भी मेंबर्स थे, उनने इसके लिए क्या दिया, एग्रीमेंट दिया, है ना। द फर्स्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस नेशनल कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, जिनने इस ऑब्जेक्टिव को क्या किया, फर्स्ट कन्वेंस दिया। कब, 1885 में। इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल इंटीमेसी अमंग पीपल हु वर्क एंथुसियास्टिकली फॉर द कंट्री। मतलब क्या रहे, सब लोग में म्यूचुअल फ्रेंडशिप रहे, है ना। एंड एरेडिकेट डिफरेंट कास्ट, मतलब लोगों के दिल में, मतलब जो लोगों कास्ट का या रिलीजन का, रीजन से रिलेटेड जितने भी डिफरेंस होते हैं, है ना, भेदभाव होते हैं, भेदभाव को दूर किया जाए, फ्रेंडशिप बनाई रखी जाए, है ना। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका डिस्कशन किया जाए, उनको केयरफुली या इंडिविजुअली तरीके से उसको हैंडल किया जाए, है ना। एक चार्ट तैयार किया जाए, किससे रिलेटेड, लिखा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड और पब्लिक गुड से रिलेटेड नेक्स्ट 12 मंथ तक एक क्या किया, चार्ट प्रोग्राम तैयार किया जाए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स उसमें रखे गए, मतलब इंडियंस के फीलिंग्स से रिलेटेड, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सारा सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए और कौन निकालेगा, तो उसके लिए क्या बनाया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। ठीक है। अब आप लोग से पूछा जाता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे,
तो द मैन एक्सट्रीमिस्ट लीडर या फिर एग्रेसिव लीडर्स के बारे में पूछा जाता है तो 3 एग्रेसिव लीडर्स हैं। एग्रेसिव मतलब होता है जो थोड़े गुस्से वाले नेचर के होते हैं, है ना, वो होते हैं एग्रेसिव, है ना। तो एग्रेसिव लीडर्स कौन कौन से हैं? लाल बाल पाल। आप लोग से पूछा जाता है इन शॉर्ट लाल बाल पाल कौन है, तो आप लोग लिखेंगे लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये एग्रेसिव लीडर्स हैं। ये इनके आपके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, आप लोग से ये भी पूछा जाता है एग्रेसिव लीडर्स कौन है, तो आप लिख देंगे लाल बाल पाल या फिर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो आप ये कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म के लिए एग्रेसिव लीडर्स के रूप में भी जाने जाते हैं। इनको फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म भी बुलाया जाता है। किसको? तिलक को। लिखा है तिलक इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनको एग्रेसिव नेशनलिज्म का फादर बुलाया जाता है। हिज पॉलिटिकल थिंकिंग वॉज वेरी इवेंचुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज रिलीजियस थिंकिंग। हिज बिलीव्स वर फॉर्म्ड बेस्ड इन नेचर राइट्स। ये जो बिलीव करते हैं कि किसके लिए? नेचुरल राइट्स के लिए, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ये तीनों के लिए ये हमेशा तैयार रहते, बिलीव करते हैं। ही गेव द प्रोक्लेमेशन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब इनका ये प्रोक्लेम्स भी जाना जाता है। प्रोक्लेमेशन किस नाम से जाना जाता है? जहाँ हम बोलते हैं जो हमारा स्लोगन होता है, तो इनका जो स्लोगन है, स्लोगन क्या है? किसका? बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। ये क्या है? इसका मतलब होता है, स्वराज होता है फ्रीडम। मेरा बर्थ राइट मतलब जन्मसिद्ध अधिकार, मैं हमेशा कैसा रहा हूँ? फ्रीडम में रहा हूँ और मैं इसे पाकर रहूँगा। तो सारे लोग किसके लिए लड़ रहे थे? फ्रीडम के लिए। तो ही फाउट फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑल हिज लाइफ। ही इंस्पायर्ड द यंगर्स to struggle fearlessly and to prepare for sacrifice for the country। इनने सारे लोगों को, सभी को किस लिए बोला? कि सारे लोग नेशन के लिए लड़ें, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ें और क्या करें? फाउट करें फ्रीडम के लिए, है ना। तो इनने सारे मूवमेंट्स के लिए लोगों को प्रभावित किया। लिखा है अनदर एक्सट्रीमिस्ट नेशनल कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे। ये इन्फ्लुएंस ऑरेटर भी जाने जाते हैं। एन अकम्प्लिस्ड जर्नलिस्ट एन एजुकेशनिस्ट, ये एक जर्नलिस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। ही वॉइस हिज ओपिनियन थ्रू न्यू इंडिया, इनकी आवाज़ थी न्यू इंडिया बनाने की। एंड वंदे मातरम, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइंग थिंकिंग टूवर्ड्स रेडिकल। इन्हें हमेशा न्यू इंडिया के नाम से, यह नया भारत, क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने उसे बर्बाद कर दिया था। हमारे इंडिया को अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया, तो अंग्रेज़ों की बर्बादी करने के कारण हम क्या करेंगे? उसको फिर से डेवलप्ड करेंगे, फिर से क्या बनाएंगे? हमारे इंडिया को एक सोने की चिड़िया या गोल्डन स्पैरो बनाएंगे, है ना। तो वो कैसे बनाएंगे? जब हम उसको आज़ादी दिला देंगे, ब्रिटिशर्स को हम अपने यहाँ से भगा कर, है ना। तो उनने इसको नाम दिया न्यू इंडिया और क्या दिया स्लोगन? वंदे मातरम। इंडिया के लिए लड़ रहे थे इसलिए इसको क्या स्लोगन? वंदे मातरम। उनने पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए भी कई सारी थिंकिंग दी, है ना, कई सारे मूवमेंट्स किए। बिपिन चंद्र पाल ने इंडियन नेशनल अवेकिंग जो बंगाल में चल रहा था उसके लिए मेजर रोल प्ले किया। लाला लाजपत राय वो एक मॉडरेट थिंकर्स भी हैं एंड कांग्रेस में भी इनने कई सारा एक्शन लिया। ही प्रोटेस्ट वेरी स्ट्रांगली, मतलब वो हमेशा पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए भी कई सारा लड़ाई की, है ना, हमेशा लड़ते रहे, स्ट्रांगली लड़ते रहे। ही बिलीव दैट स्वराज एसेंशियली फॉर नेशंस डेवलपमेंट, वो विश्वास करते थे कि उन्हें क्या मिलेगी? कभी ना कभी तो स्वराज मिलेगी। स्वराज मतलब होती है आज़ादी, फ्रीडम, है ना। तो वो विश्वास करते थे कि हमारा देश कभी ना कभी स्वराज पाकर रहेगा। एंड नो रिफॉर्म्स एंड गुड गवर्नेंस कुड एवर रिप्लेस स्वराज, और कोई भी कानून, कोई भी कुछ हमारे स्वराज को नहीं रोक सकता।
हमारा इंडिया डेवलप्ड होकर रहेगा। तो आपको इस चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग से एग्रेसिव नेशनलिज्म से रिलेटेड लीडर्स पूछा जाता है, तो लीडर हमने आपको बता दिए कौन थे, लाल बाल पाल। इनका फुल फॉर्म आप बता देंगे। व्हाट इज़ अ बॉयकॉट? अब बॉयकॉट क्या है? तो बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना। बहिष्कार मतलब क्या होता है? बॉयकॉट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करना, है ना। बॉयकॉट मतलब होता है टोटली बैन करना। आप लोग को ये अध्ययन में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। बॉयकॉट जैसे हम अभी चाइना आइटम जो होता है, चाइना आइटम का बॉयकॉट कर रहे हैं, मतलब उसका फुल यूज़ नहीं करेंगे, है ना। हमारे इंडिया में उसका कोई भी व्यक्ति उसका यूज़ नहीं करेगा, बैन कर दिया गया उस पर। इसी टाइप से उस टाइम किसका बॉयकॉट चल रहा था? फॉरेन गुड्स हैं, तो फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट चल रहा था, है ना। विदेशी चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं करेगा, विदेशी कपड़े हो गए, विदेशी चीज़ें हो गई, तो बॉयकॉट किसका चल रहा था? फॉरेन गुड्स का। तो बॉयकॉट में सिर्फ फॉरेन गुड्स या फॉरेन आइटम, फॉरेन इंस्टीट्यूट अकेले का बॉयकॉट नहीं आएगा, बल्कि बॉयकॉट में फॉरेन अवार्ड्स भी आ जाएंगे, है ना। तो उनका भी बॉयकॉट कहलाएगा, मतलब उनके अवार्ड्स तक का बॉयकॉट, मतलब उनका यूज़ ना करना, ठीक है, इसमें आएगा बॉयकॉट। अब आप लोग को लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी भी पूछी जाती है। रिप्रेजेंटेटिव कितने पार्टिसिपेट किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितने रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया था? तो आप लोगों ने पढ़ा था 72, है ना। तो इस टाइप से आप कुछ क्वेश्चन के आंसर पढ़कर और लिख सकते हैं।